हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देखे थे। फंडामेंटल राइट्स जिसमें हमने आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 डिस्कस किया, जो कि सबसे पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है। फिर दूसरा फंडामेंटल राइट देखा, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। फिर उसके बाद तीसरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर फोर्थ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। और उसके बाद हमने देखा पांचवा फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 6 फंडामेंटल राइट की। अभी तक मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और पहले 7 फंडामेंटल राइट होते थे, परंतु 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट हट चुका है। आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती का केस। और फंडामेंटल राइट हटने के बाद वो एक बन गया लीगल राइट, मतलब आज राइट टू प्रॉपर्टी इज बिकम एज अ लीगल राइट। तो पहले इन अ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट and now it is 6 fundamental rights only। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यदि ऊपर के जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, अगर उनमें अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वॉयलेशन है या उनका हनन हो रहा है, तो उन फंडामेंटल राइट के हनन होने के विपक्ष में आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर कौन है? हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बताता है। ओके। और सेम इसी तरीके से हमारे संविधान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये भी हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट इज एक्चुअली द गारंटर, गार्जियन, कस्टोडियन, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्सेप्ट है, वो गारंटी देता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा कानून जो गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है, लेजिस्लेचर ने या सरकार ने बनाया है, यदि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 और 226 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है और फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि क्या ये फंडामेंटल राइट है, हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसका हनन नहीं होता है तो वो लॉ है, अगर हनन होता है तो उस लॉ को समाप्त कर दिया जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ऐसा होता है। और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कहते हैं हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारे देश के लोगों की इंडिविजुअल पोटेंशियल को यूज करने का अवसर देता है। और इसी के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पूरे फंडामेंटल राइट में इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। मतलब अनुच्छेद 32 हमारे संविधान का दिल व आत्मा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब आगे बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, पेपर में 2 तरीके की चीज़ें आती हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप टिक करेंगे आर्टिकल 32। और एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप बच्चे प्रियम्बल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब आप प्रियम्बल पे टिक करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आर्टिकल 32 में 5 याचिकाएं होती हैं।
अब कौन सी 5 याचिकाएं हैं? सबसे पहली है हेबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। दूसरी है मेंडामस, परमादेश। तीसरी है प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा। चौथी है सर्शररी, उत्कृष्ट लेख। और 5वीं है क्यो वारंटो, अधिकार पृच्छा। अब हम एक एक रिट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस कहता है हैव अ बॉडी, व्यक्ति को प्रस्तुत करो। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इल्लीगल रूप से डिटेन होता है या कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति को इल्लीगली बिना एविडेंस के पकड़ लेता है, हाँ, या जेल में बंद कर देता है, तो आपके पास पावर है, आप अपने लिए डिफेंस लॉयर रख सकते हैं। फिर वो लॉयर आगे चल के कोर्ट में रिट डालेगा। रिट से कोर्ट उस पुलिस वाले से पूछेगा कि आपने किस आधार पर व्यक्ति को डिटेन किया है, ऑन व्हाट ग्राउंड यू डिटेन द पर्सन। अब अगर मान लीजिए कोई लीगल प्रूफ है तो ठीक है, आगे कार्रवाई चलेगी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे पुलिस कस्टडी होनी है या जुडिशियल कस्टडी होनी है। और अगर कोई एविडेंस नहीं निकलता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर देगी पुलिस वाले को कि इमीडिएट आप इसे रिलीज करो। तो मतलब एक तरह से जो हेबियस कॉर्पस है ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इट एंश्योर द लिबर्टी ऑफ पर्सन, राइट। चलिए, तो हेबियस कॉर्पस में पेपर के एस्पेक्ट से हम बात करें या फिर आपके समझने के एस्पेक्ट से बात करें तो इतना बात आपको समझ में आ गई कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक पुलिस वाला, एक व्यक्ति सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी कर सकता है। दूसरी चीज है टू हैव अ बॉडी, व्यक्ति को प्रस्तुत करो, ऐसा कोर्ट कहती है व्यक्ति को प्रस्तुत करो। तीसरा, ये याचिका तब डाली जाती है जब किसी व्यक्ति को इल्लीगली डिटेन किया जाता है या गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया जाता है। चौथा, कोर्ट पूछती है अगर कोई भी एविडेंस नहीं है तो इस व्यक्ति को इमीडिएट आप फ्री करो। पांचवा, ये याचिका इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर करती है। तो ये हमारा हो गया हेबियस कॉर्पस। अब हम दूसरे पर आते हैं जो कि मेंडामस है, परमादेश। आदेश का मतलब क्या है? आदेश देना। आदेश देने का मतलब ऑर्डर, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ये याचिका सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर के विरुद्ध ही जारी की जाती है। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपने ऑफिशियल समय पे कार्य नहीं कर रहा है, जो कि उसे ऑफिशियल समय पे कार्य करना चाहिए था पर वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उस व्यक्ति के विरुद्ध अपील कर सकते हो। सरकारी ऑफिस में आप गए, सरकारी अधिकारी का ऑफिशियल समय चल रहा है और वो अपने सीट पे काम नहीं कर रहा है या वो बाहर घूम रहा है, तो उस सिचुएशन में या आपसे भ्रष्टाचार के लिए पैसे मांग रहा है, वॉटएवर, तो उस सिचुएशन में आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं और कोर्ट पब्लिक ऑफिसर से पूछेगा व्हाट आर द ग्राउंड दैट व्हाई यू आर नॉट डूइंग द ऑफिशियल ड्यूटी। क्या आधार है जो आप इस सरकारी समय पे काम नहीं कर रहे हो? गिव अस ऑन द रिटन, हमें लिखित में दीजिए। तो एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि इफ एनीबडी हु इज डूइंग द मिसयूजिंग ऑफ हिज और हर ऑफिशियल पावर देन यू कैन यूज द मेंडामस। यदि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने ऑफिशियल पावर का दुरुपयोग करता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मेंडामस का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, मेंडामस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा, मेंडामस के बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और सर्शररी, ये दोनों ऐसी याचिकाएं हैं जो एक कोर्ट को डालता है। मतलब अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को डाल सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को डाल सकता है, यदि हाई कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डाल सकता है, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये याचिका डालता है। प्रोहिबिशन में क्या होता है? जब अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये याचिका डालता है तो
अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है ये आपका एरिया नहीं है, मतलब आप अपने जुरिस्डिक्शन क्षेत्र के अनुसार ही काम करेंगे, तो ये आपका क्षेत्र का काम नहीं है। व्हाई यू आर डूइंग, आप इस जजमेंट को क्यों कर रहे हैं, ये केस आप हमें दीजिए, और या आप प्रोहिबिट हो जाइए। प्रोहिबिट मतलब आप रुक जाइए। ओके। सर्शररी में क्या होता है कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को या तो एक्सेस जूरिस्डिक्शन के लिए कहता है या जूरिस्डिक्शन को कम करने को कहता है कि भाई आपका ये जूरिस्डिक्शन नहीं है, आप रुक जाइए, या ये आपका जूरिस्डिक्शन है, आप इस जूरिस्डिक्शन के अंतर्गत इस केस को देखिए। तो सर्शररी का जो स्कोप है वो प्रोहिबिशन से वाइडर होता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि चाहे प्रोहिबिशन है या सर्शररी है, प्रोहिबिशन या सर्शररी दोनों अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5वें रिट की। 4 रिट आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। 5वां रिट कहता है क्यो वेरेंटो, हिंदी में बोला जाता है अधिकार पृच्छा। क्यो वेरेंटो अधिकार पृच्छा का मतलब है कि पहली चीज तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के विरुद्ध ही जारी किया जाएगा, मतलब कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी के विरुद्ध ये याचिका डाल सकता है यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिस को फ्रॉड तरीके से या फिर इल्लीगल तरीके से, या अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड तरीके से गवर्नमेंट जॉब लेता है, तब क्यो वेरेंटो जारी की जाती है। थैंक यू सो मच।